नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देखेंगे इसमें अलग अलग विषय के लिए अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ में प्रश्नों में बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से आसानी से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारियां दी गई है, इसे भी हम इस पेज को भी हम इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। देखी गई घटना हाँ नहीं और रंग कैसा था। ब्रेड या रोटी पर फफूंद देखी है आपने, हाँ या नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाँ, इसका रंग सफ़ेद था। आपने देखा होगा कि ब्रेड या फफूंद रोटी पर फफूंद जम जाती है तो उसका रंग सफ़ेद होता है। इसके बाद है जूते पर फफूंद, तो हमने नहीं देखी है तो नहीं लिख सकते हैं, या देखी है तो हाँ लिख सकते हैं, उसका रंग भी सफ़ेद होता है। इसके बाद है जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, हाँ इसका रंग हरा होता है। और गर्मी में खाना खराब होना, हाँ यह सफ़ेद रंग का था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये क्या है, अपने विचार लिखिए। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है निम्न में से बॉक्स में लिखो। यहाँ देखिए जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं यहाँ से, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। इसके बाद देखिए अगला है बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो देखिए कौन कौन से शब्द शेष रह गए हैं, पैरामीशियम, इसके बाद ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो ये विषाणु या वायरस हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे मादा एडिज 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकेंड और विषाणु कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शैवाल और प्रोटोजोआ। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर खलिस्तान द्वारा होते हैं, तो विषाणु द्वारा होते हैं। दूसरा है दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं, CO2 उत्पादित करते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ तथा शैवाल वर्ग में बांटा गया है। और डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिज मच्छर है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। सही विकल्प के आगे देखिए तो यहाँ पर है एक बर्तन में प्रश्न दिया गया है। इनमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको एक विकल्प सही बताना है। तो एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन एवं शोषण के कारण देखिए आटा फूल जाता है। बी नंबर का राइट है। इसके बाद है एड्स किसी संक्रामित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है, तो पीड़ित के द्वारा रक्तदान से फैल सकता है। इसके बाद है देखिए मच्छर के काटने से भी फैल सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर है पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। इसके बाद है तीसरा जैमी, जेली एवं इसके बैथ्स का परिरक्षण किया जाता है चीनी के द्वारा। इसके बाद है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। इसके बाद है चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्मजीव है विषाणु। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इन सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए छठवां है पहली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न तीसरा है
जंतु तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग है जंतुओं में क्षय रोग और मलेरिया, और पौधों में नींबू केकर और गेहूँ की रस्ट। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ सभी प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पृष्ठ क्रमांक 24-25 की सारणी 2.1 एवं 2.2 से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो हम आसानी से हिंदी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से इन सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये सभी जो आंसर हैं ये विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से ही हैं। तो देखिए प्रश्न चौथा पहला है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। यह चित्र जो है ये अमीबा है। इसके बाद यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, तो यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसके बाद है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम। तो इसके द्वारा होने वाले रोग है मलेरिया, पेचिस और टाइफाइड। इसके बाद प्रश्न पाँचवा, पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा दही न जमने का क्या कारण था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न छठवां, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से क्या समझते हैं। समान रूप से उपयोग में आने वाली कोई दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 20 से, प्रतिजैविक ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि रोक देती है। और दो प्रतिजैविक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद देखिए प्रश्न सातवां, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर पृष्ठ क्रमांक 23 से, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैजा और सर्दी जुकाम। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न 8, वैक्सीन या टीका किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए इसका आंसर, जब रोगजनक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर को यह बताता है कि यदि वही सूक्ष्मजीव पुनः आपके शरीर में प्रवेश करे तो कैसे लड़ा जाए। इसके बाद है पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं, इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 26 से, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पृष्ठ क्रमांक 25 से हम उत्तर लिख सकते हैं। पहला, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। तो अचार में नमक का उपयोग से आम का अचार लंबे समय तक संदूषित नहीं होता है। इसके बाद है, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्री को सूक्ष्मजीवों से बचा कर रखा जाता है। भोजन, सब्जी, आम, संतरा, ब्रेड इत्यादि खाद्य सामग्री को बचा कर रखा जाता है। इसके बाद है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो जैम, जेली एवं स्क्यूबैस का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न 11, हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए। देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 25 से, सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पौधों में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। तो देखिए इसका आंसर,
पृष्ठ क्रमांक 25 से पादप रोग, सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका। तो देखिए नींबू कहकर, इसका सूक्ष्मजीव है जीवाणु और संचरण का तरीका है वायु। गेहूं की रस्ट, इसका सूक्ष्मजीव कवक है और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। और भिंडी की पीत, सूक्ष्मजीव है वायरस और संचरण का तरीका है कीट। इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आंसर आप देखिए पृष्ठ क्रमांक 27 से आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नाइट्रोजन चक्र देखिए बना सकते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र का चित्र देखिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक, सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो देखिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका आंसर सारणी, मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाला सामान्य रोग, मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। तो 6 रोग देखिए, इसका सूक्ष्मजीव है जीवाणु, संचरण का तरीका वायु। तो देखिए और इसी प्रकार से है खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, और ये वायरस द्वारा होते हैं और ये सीधे वायु के संपर्क से फैलते हैं या जल द्वारा। देखिए इसके उपाय हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। तो ये सब बचाव के उपाय इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए मानव रोग, हैजा, टाइफाइड, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं और संचरण का तरीका है जल या भोजन। इसमें भी बचाव के उपाय इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हेपेटाइट ए, ये वायरस द्वारा होता है, संचरण का तरीका है जल, उबलते हुए पेयजल का उपयोग या टीकाकरण। और मलेरिया, इसका ये सूक्ष्म, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इसका तरीका है संचरण का तरीका मच्छर है। देखिए मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य जो दिए गए हैं। देखिए प्रोजेक्ट फर्स्ट, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए और गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। इसके बाद है दोनों गमले में किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो देखिए गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। इसके बाद है सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए, वस्तुएं सड़ी गली नहीं। इसके बाद है जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग है? तो अपघटन की क्रिया से मृदा में ह्यूमिफिकेशन या ह्यूमस का निर्माण तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, आप देखिए इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं उन सामग्री के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, पैकेट निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी समघटकों के नाम, भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए भोज्य पदार्थ के पैकेट, चिप्स, मैगी, तेल, आटा और अन्य हैं जो भोज्य पदार्थ हैं उनके नाम लिखकर उनके दिनांक, पैकेट के निर्माण दिनांक, पैकेट की समाप्ति दिनांक और भोज्य पदार्थों में उपयोगी समघटकों के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे चिप्स में समघटक घटक है नाइट्रोजन, मैगी में कार्बोहाइड्रेट, तेल में प्रोटीन, आटा में प्रोटीन, हॉर्लिक्स में विटामिन और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम, जैसे चिप्स में नाइट्रोजन, मैगी में नाइट्रोजन, तेल में एंटीऑक्सीडेंट, फिर आटा में बेंजोइक एसिड और हॉर्लिक्स में भी बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें पता करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न 12 नंबर में देखिए अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करके रखते हैं। तो चावल और दाल को। इसके बाद देखिए इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं?
तो पहला, सूखी या नमी रहित डिब्बों में बंद करना और धूप में सुखाना। और अन्य तरीके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। जैसे दाल बड़ी, पापड़, चिप्स, आलू चिप्स, आलू, प्याज और बेसन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए इन सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आसानी से अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से खोजकर इसे इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए इस प्रकार से देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।